हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वानिंग चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो पे जो करने वाले हैं वो है आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क प्री का रीजनिंग सेक्शन का पजल। ठीक है, तो इस सेशन में हम दो पजल करेंगे, 2 पजल करेंगे हम इस सेशन में। और वो 2 पजल जो है उनका टॉपिक है, पहला वाला है मैट्रिक्स बेस्ड और दूसरा वाला है डबल रो। ठीक है, तो दोनों जो पजल है वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे पजल की ओर। तो ये रीजनिंग सेक्शन, रीजनिंग पार्ट का डे 1 है। तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में चैनल में बहुत सारे वीडियो हर रोज़ आने वाले हैं। ठीक है, ये हर रोज़ तो एक क्वांट का और एक रीजनिंग का आएगा, एक क्वांट और एक रीजनिंग। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, नो पेड। यहाँ पे नो पेड, ठीक है, ये नो पेड क्लासेस है, ओनली फ्री। नो पेड ओनली फ्री, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे आप क्लास देखते हो कि उसमें आपको बोला जाता है कि ऐसे आप इतना पेड कोर्स खरीद लो, ये पेड कोर्स खरीद लो, लेकिन ये जो क्लासेस होने वाले हैं ये आपका बिल्कुल फ्री में होगा। इसमें कोई भी प्रमोशन नहीं है, नो प्रमोशन। ठीक है, तो बढ़ते हैं पजल की तरफ। तो ये आपका पहला पजल है, इसको आप पहले रीड कर लो अच्छे तरीके से। ठीक है, रीड कर लो, आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, पहले रीड कर लो आप पजल। ठीक है, 1 मिनट का आपको प्री का पजल रीड करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपका एग्जाम वही निकल गया। ठीक है, 1 मिनट में आपको पजल रीड करना पड़ेगा। ठीक है, आपका 1 मिनट स्टार्ट होता है अब। Only 30 seconds left. ठीक है, आपका 1 मिनट टाइम ओवर हो गया आपका। तो जिन्होंने भी रीड कर लिया बहुत अच्छा, और जिन्होंने भी रीड नहीं किया वो मेरे साथ एक बार रीड कर लो। ठीक है, तो बढ़ते पजल की तरफ। तो इसमें बोला गया है कि 9 बॉक्सेस पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, आपको बिल्कुल ऐसे ही रीड करना पड़ेगा। ऐसे आप मत गिनो कि पी क्यू 1 2 3 4, ऐसे 9 मत गिनो। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स 9 बॉक्सेस आर अरेंज इन ए वे दैट इट क्रिएट्स ए 3x3 मैट्रिक्स। इसका मतलब जो 9 बॉक्स है उसको 3x3 मैट्रिक्स में सजाया गया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स। तो जिन लोगों ने भी मैट्रिक्स को नहीं देखा वो देख लो कि मैट्रिक्स कैसा बनेगा। मैट्रिक्स बनेगा आपका जो बुक शेल्फ होता है वैसा ही बनेगा, आपका जो शेल्फ वगैरह होता है ना किचन में या घर में जो शेल्फ वगैरह होता है वैसा ही बनेगा। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है कलम। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है रो। इसका मतलब आप देख सकते हो ये जो होगा ये भी एक रो है, ये जो है ये भी रो है, ये जो है ये भी रो है, और ये जो है 3 ये कलम है। ठीक है, आपने देख लिया। ठीक है, जिन लोगों को परेशानी हो रही है वो एक बार दोबारा देख लो कि ये जो आपका है ये ये आपका बनेगा कलम, और ये और ये आपका बनेगा रो। ठीक है, तो आपको एक बार देख लिया, तो इसको पोंछ लेते पहले। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया कि ईच रो एंड ईच कॉलम कंसिस्ट ऑफ 3 बॉक्सेस। इसका मतलब हर रो में भी 3 बॉक्स होंगे और हर कॉलम में भी 3 बॉक्स होंगे। ठीक है, तो हर एक जो ये जो
एक पोर्शन है, इसमें एक बॉक्स करके होगा, एक 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 टोटल 9 बॉक्स, इसका मतलब टोटल 9 बॉक्स, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि वन बॉक्स इज केप्ड बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू इन द सेम कॉलम। इसका मतलब क्यू और डब्ल्यू के बीच एक बॉक्स होगा, क्यू और डब्ल्यू के बीच एक बॉक्स होगा। और इसका मतलब मैंने क्यू ऊपर लिखा, इसका मतलब यही नहीं कि क्यू ऊपर होगा, क्यू नीचे भी हो सकता है, इसलिए मैंने कोई एरो नहीं दिया है यहाँ पे। अगर क्यू को ऊपर बोला गया होता तो मैं यहाँ पे एक एरो कर देता, इसका मतलब होता कि क्यू ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लो कि आर इज केप्ट टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ जे एस बट नॉट इन द मिडिल कॉलम। इसका मतलब आर जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट होगा एस के, बट आर मिडिल कॉलम में नहीं होगा। इसको हम ऐसे यहाँ पे क्रॉस करके मार्क कर देते। इसके बाद जो बोला गया है एस इज केप्ट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी बट नाइदर इन द बॉटम मोस्ट रो नॉर इन द टॉप मोस्ट रो। तो एस जो होगा वो इमीडिएट लेफ्ट होगा टी के, लेकिन ये बॉटम में भी नहीं आएगा, इसका मतलब नीचे बॉटम मोस्ट, इसका मतलब नीचे, और टॉप मोस्ट इसका मतलब ऊपर भी नहीं आएगा। तो यह भी नहीं आएगा, यह भी नहीं आएगा, तो एस और टी इधर ही आएगा मिडिल में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एस और टी इधर में ही आएगा, ठीक है। क्रॉस का मतलब कि नहीं आएगा, और सिंपल कोई भी मार्क क्रॉस का नहीं, सिंपल ना, जो एस और टी अल्फ़ाबेट का मतलब यहाँ पे ही आएगा, ठीक है, इसमें ही आएगा, ठीक है, इस रो में ही, मिडिल रो में ही आएगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि Q इज केप्ट टू द वेस्ट ऑफ R बट नॉट टू द नॉर्थ ऑफ S। और इसका मतलब है Q जो आएगा वेस्ट ऑफ R आएगा बट नॉट नॉर्थ ऑफ S। इसका मतलब हम क्रॉस करके S लिख देते, ठीक है। तो ये क्लू को आप एक बार दोबारा देख लो कि Q R के वेस्ट में आएगा, बट क्रॉस कर दिया हमने, S के नॉर्थ में नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद U इज नॉट केप्ट इन द बॉटम मोस्ट रो, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। तो U जो है ये बॉटम मोस्ट रो में नहीं आएगा, इसका मतलब U यहाँ पे नहीं आएगा, इसको हम ऐसे लिख देते, ठीक है। इसके बाद जो होगा वो होगा कि V इज केप्ट टू द साउथ वेस्ट ऑफ R, ठीक है। तो V जो होगा ये होगा साउथ वेस्ट ऑफ R, ठीक है, V जो होगा साउथ वेस्ट ऑफ R होगा। उसके बाद P इज केप्ट टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ U, इसका मतलब P जो होगा वो U के नॉर्थ वेस्ट में होगा, ठीक है। हमने सभी क्लू को लिख लिया है। अब हम पजल की ओर बढ़ते हैं, कैसे इन जो क्लू है इसको हम मार्च कर सकते हैं। तो अब पहले देखो कि एस और टी का जो पहला कंडीशन, जिसके ज़्यादा कम, बहुत कम पॉसिबिलिटीज बनेंगे, वो क्या है, वो है कि एस और टी का पोजीशन, क्योंकि एस और टी यहाँ पे ही आएगा और एस आएगा टी के बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट। इसका मतलब एस अगर इधर आया तो टी इधर आएगा, ठीक है। तो अगर एस इधर आया और टी इधर आया तो आर इधर होगा, क्योंकि आर तो मिडिल में नहीं होगा, और आर्थ होगा कि नॉर्थ ईस्ट में, तो आर का जो पोजीशन है वो यहाँ पे पक्का हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो एस अगर इधर आया तो भी आर इधर होगा, एस अगर इधर आया तो भी आर आपका इधर ही होगा, ठीक है। आप देख सकते हो तो आर का पोजीशन पक्का हो गया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आर का पोजीशन फिक्स्ड हो गया। इसके बाद जो है तो ये कंडीशन हमारा हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं आर के जो ईस्ट में एस होगा, तो हम इस यहाँ पे लिख लेते कि एस अगर इधर आया तो टी इधर आएगा आपका, ठीक है। एस अगर इधर आया तो टी का इमीडिएट लेफ्ट में एस आ गया, तो ये अब ए भी हो गया। इसके बाद हम देखो कि आर के इसके बाद कौन सा क्लू हम ले सकते हैं, कौन सा कंडीशन हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम ले सकते हैं कि आर के वेस्ट में क्यू होगा लेकिन एस के नॉर्थ में नहीं होगा। तो इसका मतलब आर के वेस्ट में दो पोजीशन, ये एक है, ये एक है, लेकिन यहाँ पे हम क्यू नहीं ले सकते क्योंकि एस के नॉर्थ में क्यू नहीं होगा, तो क्यू इधर हो जाएगा। हाँ, तो ये भी कंडीशन हमारा हो गया। इसके बाद आप देख सकते हो कि क्यू से और एक कंडीशन से वो है कि क्यू का और डब्ल्यू के बीच में एक ही बॉक्स होगा और वो दो एक ही कॉलम में होंगे, ठीक है। तो क्यू के एक बॉक्स छोड़ के डब्ल्यू यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो क्यू इधर आप देख सकते हो कि यू के आपका जो यू है, यू के नॉर्थ वेस्ट में पी बनेगा, ठीक है। अगर आपको तो यू तो इधर नहीं आएगा तो यू इधर आएगा, लेकिन इसके नॉर्थ वेस्ट में कोई पोजीशन नहीं है, इसके नॉर्थ वेस्ट में भी कोई पोजीशन नहीं है। तो इसका मतलब हमने जो एस और टी को इधर बैठाया था ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो एस और टी इधर नहीं होगा, एस और टी इधर होगा, तो इसको हम पूछ लेते हैं,
ठीक है। अब देख सकते हो कि एस और टी इधर नहीं होगा, क्योंकि एस और टी अगर इधर हुआ तो यू को हम कभी कहीं पे भी नहीं बैठा सकते, क्योंकि यू अगर यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे तो नहीं होगा। तो अगर यू यहाँ पे हुआ तो यू का इसमें कोई भी पोजीशन नहीं है। तो एस और टी का जो पोजीशन हमने लिया था वो गलत हो गया, ठीक है। एस और टी का पोजीशन गलत, इसका मतलब क्या है कि हमने जो क्यू का पोजीशन लिया ये भी गलत हो गया, क्यू का मतलब डब्ल्यू का भी पोजीशन हमारे पास गलत हो गया है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एस और टी का पोजीशन इधर नहीं बनेगा, तो एस इधर होगा और टी इधर होगा, ठीक है। तो डब्ल्यू आपका जो क्यू होगा वो होगा आर के वेस्ट में, लेकिन आपका एस का नॉर्थ में नहीं होगा। तो आपका क्यू बन जाएगा इधर, आपका एक बॉक्स छोड़ के एक ही कॉलम में डब्ल्यू बन जाएगा इधर। और इसके बाद आप देख सकते हो कि यू के जो यू है, यू के जो नॉर्थ ईस्ट में आपका नॉर्थ वेस्ट में आपका पी बन जाएगा। तो यू तो इधर नहीं होगा, तो यू आपको इधर लेना पड़ेगा, क्योंकि यू की नॉर्थ वेस्ट में आपको पी बनाना पड़ेगा, ठीक है। यू की नॉर्थ वेस्ट में आपको पी बनाना पड़ेगा। और उसके बाद आपका एक ही कंडीशन बचता है, ये भी हो गया। इसके बाद एक ही कंडीशन आर के साउथ वेस्ट में भी बनेगा। तो आर के साउथ वेस्ट में एक ही पोजीशन खाली है, आर के साउथ वेस्ट में भी बनेगा, और जो लेफ्ट है वो है एक्स बॉक्स, वो इधर होगा, ठीक है। तो आप देख लिया कैसे हमारे दो पॉसिबिलिटीज में आपका पजल हो गया। अगर आपके पजल जो पकड़ने का अंदाज है आपका अच्छा है, तो आप पहले ही एस और टी को जब आप इधर पहले बैठाया था हमने एस और टी को, तो तभी आप समझ जाओगे कि एस और टी इधर नहीं बैठ सकते, कि अगर एस और टी इधर बैठे तो आपका क्यू बैठेगा इधर। मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ एक बार। अगर आपने आर को इधर बैठाया, हाँ, और एस और टी को इधर बैठाया, तो आपको क्यू लेना पड़ेगा इधर, और क्यू अगर यहाँ पे लिया तो आपका डब्ल्यू आ जाएगा इधर। तो आपका यू का जो पोजीशन है, यू के लिए आपको कोई पोजीशन नहीं बचेगा, क्यों यू तो बॉटम मोस्ट रो में नहीं आएगा, तो यू इधर ही आ सकता है और इधर आ सकता है, और यू के नॉर्थ वेस्ट में पी बनेगा। तो इधर भी नॉर्थ वेस्ट में कोई पोजीशन नहीं, इधर तो ये तो टॉप मोस्ट रो है, इसमें तो कोई पोजीशन नहीं बनेगा, क्योंकि तीनों रो का ही एग्जाम में क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपने या ऐसे लिया तो आपका नहीं बनेगा। तो अगर आपका पजल का पकड़ने का अंदाज अच्छा है तो आप पहले में समझ जाओगे कि आपको एस और टी को आपको उधर नहीं बैठा सकते हो, ठीक है। आपको मैंने दोबारा दिखा दिया कि आपको कैसे पजल को पकड़ना है, ठीक है। पजल का पकड़ने का ही तरीका ही आपको एग्जाम में रीजनिंग में अच्छा मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। तो आप पजल को 2 दिन या 3 दिन बाद एक बार दोबारा सॉल्व करना, ताकि आपको 2 और 3 डेज लेटर आपको पजल को 2 और 3 दिन बाद आपको पजल को एक बार दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए आप पजल का स्क्रीनशॉट लेके रख दो। आप पजल का स्क्रीनशॉट ले लो, 2 और 3 दिन बाद आप पजल को एक बार दोबारा सॉल्व करना। उसके बाद अगर नहीं बनता है तो आप एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, जो ये पजल का आंसर है, ठीक है। आप आंसर भी देख सकते हो, ठीक है। PQR STU VWX, हमारे भी यही बना है, PQR STU VWX, ठीक है। तो ये पजल तो हो गया, ये पजल डन हो गया हमारा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे पजल की ओर। तो वो है एक जो डबल रो वाला, डबल रो, ठीक है, डबल रो सीटिंग अरेंजमेंट। तो आप पजल को पढ़ लो पहले, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, पजल को पढ़ लो, और जो बाद में प्रैक्टिस करने के लिए आप पजल का एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अभी, ठीक है। पजल को पढ़ लो, 1 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। Only 20 seconds left.
ठीक है, आपका टाइम ख़त्म हो गया है। तो जिन लोगों ने पढ़ लिया वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, और टाइम ओवर। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो मेरे साथ पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि 10% ABCDEPQRST 10% सीटिंग इन ए पैरेलल रो सच दैट ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। तो 2 रो है, इनमें 5-5 करके बैठे होंगे। तो देखते हैं कि पर्सन फ्रॉम ए टू ई आर इन सेकेंड रो वाइल द रेस्ट ऑफ आर इन फर्स्ट रो, ठीक है। ए टू ई सेकेंड रो में बैठेंगे और PQRST फर्स्ट रो में बैठेंगे। द पर्सन इन द सेकेंड रो आर फेसिंग बैक ऑफ द पर्सन इन द फर्स्ट रो। इसका मतलब जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा फर्स्ट रो, यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट रो, और यहाँ पे बनेगा जो सेकेंड रो, ठीक है, सेकेंड रो बनेगा। तो यहाँ पे बैठेंगे जो ए से ई है वो यहाँ पे बैठेंगे ABCDE, और PQRST यहाँ पे बैठेंगे, ठीक है। आपको पजल को ऐसे ही पढ़ना है और ऐसे ही आपको साथ साथ सॉल्व करना है। आप ऐसा नहीं करोगे प्री के पजल में कि पहले एक बार पूरा पढ़ लिया उसके बाद सब कंडीशन नोट कर लिए, वो बहुत पुराना हो गया। तब जब वो जो पजल एक बार पढ़ लिए पूरा सा प्री का पजल, मेंस का पजल तो आपको पूरा एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ताकि उसके पहले आपको नहीं समझ आएगा। लेकिन प्री के पजल को आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि इससे ही आपका पजल 2 या 3 मिनट में बनेगा। नहीं तो आपका प्री का पजल भी आपको 5 या 6 मिनट ले लेगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि 5 और 6 मिनट तो छोड़ो, 4 मिनट में भी अगर आप पजल सॉल्व करते हो तो आपका रीजनिंग का पेपर आप 25-26 स्कोर करके आओगे, जिससे आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। क्योंकि अभी तो 80 कट ऑफ जाने लगे हैं, ठीक है ना। अभी तो 70 कट ऑफ तो जाता ही, अभी तो 80 कट ऑफ जाएगा। क्योंकि अगले साल CET आने वाला है, तो बहुत लोग जॉब ले लेंगे इस बार, बहुत लोग प्रिपरेशन में है। लॉकडाउन में बहुत लोग का जॉब चला गया, बहुत सारे फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर है। वो सब के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको इस बार ही सिलेक्शन चाहिए। इस सिलेक्शन का मतलब आपको रीजनिंग के पेपर में आपको 30+ तो करके आना है, विथ 99-100% एक्यूरेसी। आप सोच लो 100% एक्यूरेसी से आपको करके आना है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके बाद देखते हैं क्या बोला गया है कि द पर्सन इन द सेकेंड रो आर फेसिंग बैक ऑफ द पर्सन इन द फर्स्ट रो। इसका ये तो पढ़ लिया था। इसके बाद ए सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो एस जो बैठेगा वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर बैठेगा, ठीक है। तो ये हमारा बैठ गया पहले रो पे जो है कि एस बैठेगा आर से लेकर थर्ड लेफ्ट में। तो इसका बैक जो फॉलो करता है सेकेंड जो रो है, तो इसका भाई अरेंजमेंट ऐसा ही होगा। इन एस के पीछे एक, आर मिडिल में जो 2 है इसके 2 पीछे 2 और आर के पीछे एक, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं हु सीट्स लेफ्ट ऑफ आर। हु सीट्स आर का हु मतलब आर, हु सीट्स ऑपोजिट टू ई। इसका मतलब ई का जो ऑपोजिट होगा इसके आर बैठेगा, ठीक है, इसके बैठे आर बैठेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। इसका मतलब ए सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, इसको आपको नोट करना पड़ेगा। ए सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, क्योंकि इसको आप इधर कहीं पे भी ऐसे नहीं बैठा सकते हो, ठीक है। बहुत सारा पॉसिबिलिटी आ जाएगा अगर आप ऐसे ही बैठा लगेगा, और आपका एग्जाम भी अच्छा भी पजल सॉल्व भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। इसके बाद क्या है, पी सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। इसका मतलब पी टी का इमीडिएट लेफ्ट में होगा। तो पी और टी इधर ही होगा। तो यहाँ पे आपका 5 सीट से तो यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे एक होगा। तो पी और टी तो कहीं पे नहीं बैठेंगे, तो पी और टी तो इधर ही बैठेंगे। पी सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। इसका मतलब यहाँ पे पी हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा। तो यह कंडीशन नोट करने का कोई नहीं है, ये तो आपने आसानी से बैठा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो है कि ए डज नॉट सीट ऑपोजिट टू क्यू। इसका मतलब ये जो है ये डज नॉट सीट ऑपोजिट टू क्यू। उसके बाद क्या है, बी सीट्स ऑपोजिट टू नाइदर पी और एस। इसका मतलब बी जो है ये पी और एस किसकी भी ऑपोजिट नहीं बैठेगा। उसके बाद जो देयर इज एटमोस्ट 1%, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटमोस्ट, ये आप एटमोस्ट 1% बिटवीन सी एंड बी। इसका मतलब है सी और बी के बीच में एटमोस्ट 1% बैठेगा। इसका मतलब जो पर्सन बैठेगा वो 1 से इक्वल होगा या 1 उससे बड़ा होगा। तो एटमोस्ट 1 का मतलब आपका बनेगा ऐसा करके, ठीक है। इसको आप मार्क करके लो,
ठीक है। और आपका जो परमानेंट नोटबुक है, ऐसे प्रैक्टिस बुक में मत नोट कर, इसको परमानेंट नोटबुक पे आप नोट कर लो कि एटमोस्ट का साइन यही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे पोंछ देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। हाँ ठीक है, और ये भी हो गया था, इसको भी पोंछ लेते हैं, ठीक है। तो एटमोस्ट का वन का साइन यही बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पॉसिबिलिटी दिखा सकूँ, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बनेगा वो आपका बनेगा आप ले सकते हो क्यू को यहाँ पे या यहाँ पे, हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो आपको पॉसिबिलिटीज नहीं आएगा ना। आप क्यू को लेके पॉसिबिलिटी, अगर आप क्यू को इधर लेते हो, अगर आपको क्यू को इधर लेते हो तो यहाँ पे ही सीट बनेगा। अगर आपने क्यू को इधर लिया तो क्यू के ऑपोजिट में ए नहीं आएगा, इसका मतलब ए इधर आएगा, क्योंकि ए डी के एक लेफ्ट में होगा, ठीक है। तो इधर आएगा, और इसके बाद आपका जो बनेगा बी पी और एस के सामने कहीं पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो बी पी और एस के नहीं सामने बैठेगा, तो पी के सामने नहीं बैठेगा, तो बी आपको बैठेगा इधर, और बी और सी के बीच में एटमोस्ट वन। तो आपका हो गया है, आपका ये पॉसिबिलिटीज भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया कंडीशन, ये भी कंडीशन क्लियर हो गया, ये भी कंडीशन क्लियर हो गया। तो आपका पजल यहाँ पे ही डन है। लेकिन मैंने तो ऐसे ही रैंडमली ले लिया कि क्यू इधर बैठेगा तो पजल हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्यू को अगर यहाँ पे लेते हैं तो आपका पजल क्यों नहीं बनेगा। तो अब देख लो एक बार, तो आपका जो अरेंजमेंट है वो लाल कलर का बनाया था मैंने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो आपका पहले आर का सीट क्लियर हो गया था, आर इधर नहीं बैठेगा, आर इधर नहीं, आर को हम तो क्यू को अब तो इधर लेने वाले हैं ना, आर इधर नहीं बैठेगा, हम क्यू को तो इधर लेने वाले हैं। तो हमने आर को इधर ले लिया था, क्यू को अगर हम लास्ट में राइट साइड लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट जो लेफ्ट होता है उसमें अगर ले लिया था लेते क्यू को, तो क्या पॉसिबिलिटीज होता। तो आर इधर रहता, तो टी इधर रहता, पी इधर रहता, एस इधर रहता, आपका ये बन गया था। और आर के ऑपोजिट में ई आपका फिक्स्ड था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पी और एस के ऑपोजिट में बी नहीं बैठेगा, तो बी आपका इधर बैठेगा या इधर बैठेगा, ठीक है। बी को अगर आप इधर बैठाते हो, बी को अगर आप इधर बैठाते हो, बी को इधर बैठा हो, तो आपका ए तो आपका बैठेगा यहाँ पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि डी के एक छोड़ के लेफ्ट में ए बैठेगा। तो आपको ए को इधर ही बैठना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डी इधर बैठेगा लेकिन ए एस के ऑपोजिट में नहीं बैठता, ठीक है, ए एस के ऑपोजिट में नहीं बैठता, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। अगर हमको ये छोड़ के हमको बी को अगर इधर ले दिया तो आपका तो ए बैठ ही नहीं सकता कहीं पे। एस और पी तो छोड़ो दूर की बात, ए को आप बैठा ही नहीं सकता, क्योंकि डी को छोड़ के लेफ्ट में ए बैठता है, एक छोड़ के। तो ए को आप इधर भी बैठाओगे तो डी अगर इधर बैठोगे तो दो छोड़ के बैठा, और इधर बैठाओगे तो डी भी यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो नहीं बनेगा। तो अगर आपने क्यू को एक्सट्रीम राइट एंड में ले लिया तो आपका पजल नहीं बनता, ठीक है। तो आपको दोनों ही ट्राई करना पड़ेगा एग्जाम में। तो अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आप देखोगे कि आपका आप जो पॉसिबिलिटीज एक ही लेते हो आपका उधर ही सॉल्व हो जाता है। अगर आपका जो कन्फ्यूजन रहता है तो आप एक ही साथ दो जो को ड्रॉ कर लेना। पहले आप इधर से बना लेना, एक पाँच आप पहले इधर बना लेना, और यहाँ पे साइड पे आप इधर से 5 बना लेना, ठीक है। इधर से साइड से आप 5 बना लेना, ठीक है। यहाँ पे आप एक एक करके दोनों में ही एक साथ बैठा देना, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप पहले हमने यहाँ पे लिया था आर टी पी एस क्यू, एक होता, और एक होता आर टी पी एस क्यू, ठीक है। आर के ऑपोजिट में ई होता, आपका आर के ऑपोजिट में ई होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेकिन यह ए यहाँ पे आता, क्योंकि ए को इसके ऑपोजिट में नहीं आएगा। ओ यहाँ पे तो नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो दूसरा पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्यू के ऑपोजिट में नहीं आएगा, तो ए इधर आएगा, तो डी इधर आएगा,
क्योंकि डी के छोड़ के एक है, और बी अगर इधर नहीं आता क्योंकि बी पी और एस के ऑपोजिट में नहीं आएगा तो बी इधर आएगा, सी आपका इधर आएगा, तो यह आपका एक बार में ही हो जाएगा। तो आप एक साथ दो लेके एक साथ दो पॉसिबिलिटी ड्रॉ करके भी कर सकते हो, ताकि आपका पजल अच्छे तरीके से कम टाइम में ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत सारा, ताकि आपको पॉसिबिलिटीज़ लेना आ जाए, ठीक है। आपको कितना पॉसिबिलिटीज़ लेना पड़ेगा ये आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप कम प्रैक्टिस करोगे तो आपको पॉसिबिलिटीज़ की समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये रहा आपका पजल का आंसर, ये रहा आपका पजल का आंसर। आप देख सकते हो QS PTR BSCD, मेरा भी यहाँ पे यही बना है QS PTR BSCD, ठीक है। तो ये पजल तो डन हो गया, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी चैनल में नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो इस चैनल पे जो भी नए वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसको भी दबाना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन सब पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।